अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और आपको याद दिलाते चले प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, हमारे माशरे के कुछ पहलुओं पे हम बात करेंगे, सियासत पर भी आज के इस प्रोग्राम दिन भर में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में दो बड़ी तंजीमों पर या दो बड़ी जमातों पर पाबंदी भी आयद हुई है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम दिन भर में। लेकिन सबसे पहले हमारे माशरे के कुछ तलख पहलुओं से आपको बाखबर करते चले। बताता चलो आपको, शहर श्रीनगर में या यूँ कहीं वादी कश्मीर या दुनिया भर में दिनों रमज़ान का मुक़द्दस महीने चल रहा है। और इफ्तारी के वक्त आप देखते होंगे गली नुक्कड़ पे, सड़क पे, दुकान पे नौजवान बुजुर्ग बाहर निकले होते हैं, हाथ में ठेले ले रखे होते हैं, उनमें खजूर के कुछ पैकेट्स होते हैं, डूबे पानी की एक ठंडी बोतल भी हो जाती है। आपको थोड़ा सा बताते चले, शहर श्रीनगर के बाईपास पे आप ट्रैफिक जैम भी इफ्तार के टाइम देखते होंगे। ये ट्रैफिक जैम की वजह यही होती है कि शहर में बाईपास के किनारे पर लोग जो इफ्तारी बांट रहे होते हैं। लेकिन इस इफ्तारी का मुद्दा और मकसद क्या है? यूजुअली इफ्तारी का मुद्दा मकसद यही होना चाहिए कि हम उस गरीब को उस तक पहुँचें जिसको इफ्तारी के लिए सही चीज़ इमदाद में या सही इफ्तारी के लिए मौके नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, दिखावा शायद करते हैं, और दिखावा करते हुए हम उन बड़े अमीर करोड़पति लखपति लोगों को इफ्तार कराते हैं जो बड़ी 10 लाख 15 लाख 8 लाख की गाड़ी में आते हैं। तो बेहतर होता अगर हम वो रुपया 1500 की इफ्तारी कराते, हम किसी मुफलिस तक बराह रास्त पहुँचाएँ, उसका चूल्हा भी जल सके, उसकी इफ्तारी भी हो सके, उसके रोज़े भी हो सके। तो ये जो हम दिखावा कर रहे हैं, वो जो लोग शहर में इफ्तारी कर सकते हैं वो 50 रुपये की पानी की बोतल ख़रीद भी सकते हैं जो इफ्तारी करते हैं या जिनको इफ्तारी कराई जाती है। जिन लोगों को इफ्तारी में 2-3 खजूर दिए जाते हैं वो खजूर के डब्बे अपनी गाड़ी में रखे हुए होते हैं, लेकिन बाज़ार में या गली नुक्कड़ पर जो इफ्तारी कराने वाले होते हैं उनको रोक के इफ्तारी कराते हैं। इफ्तारी कराना सही है, इसका सवाब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पहलुओं पर हमें नज़र रखनी होगी। और हकीकत है, हमें अपने मुआशरे के तल्ख़ हक़ाइक़ से आपको बाखबर करना भी होगा। लेकिन अब एक और मामला जो आपके साथ, जो मेरे साथ या जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ जुड़ा हुआ है, और वो है जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी। और उसके बाद कल शाम ही अचानक मरकज़ी वज़ारत दाखिला के 2 हुक्मनामे जारी हुए, और इन दोनों हुक्मनामों के साथ साथ होम मिनिस्टर का एक ट्वीट भी जारी हुआ। और होम मिनिस्टर के ट्वीट में बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया कि जम्मू कश्मीर की 2 तंजीमें या 2 बड़ी जमातें जिनमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और उसके साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी है, इन पर पाबंदी 5 साल के लिए आयद की जा रही है। अवामी एक्शन कमेटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी सरबराही मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक करें, जबकि इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं। और मसरूर अब्बास अंसारी मौलाना अब्बास अंसारी के फर्जंद भी हैं। रात देर गई दोनों नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बताया गया, या उन नोटिफिकेशन में बताया गया कि ये दोनों तंजीमें जो हैं ये भारत की खुद मुख्तारी, भारत की सिक्योरिटी और भारत की सालमियत के लिए ख़तरा बनने वाली सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। और वज़ारत दाखिला ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये दोनों तंजीमें जो हैं मिलिटेंसी की हमायत, मुल्क मुखालिफ प्रोपगंडा और जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी के लिए माली मावनत फराहम करने में मुलविस रही हैं, और इनके खिलाफ FIRs भी हैं। और इन्हीं के पस मंज़र में रात देर गई इन पर इल्ज़ामात जो आयद हुए, उसके बाद बहस मुबासा शुरू हुआ। और इस सब के बीच में रात देर गई बयानात भी आना शुरू हुए दोनों तंजीमों पर पाबंदी के हवाले से। और इनमें सबसे पहले मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक, जिनका जो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा से बातचीत और डायलॉग के लिए मसले कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया है, और लिखा साथ में कि सच की आवाज़ को ताकत की बुनियाद पर दबाया तो जा सकता है लेकिन खामोश नहीं किया जा सकता। इधर मौलाना अब्बास अंसारी या यूँ कहें मसरूर अब्बास अंसारी ने भी सरकार के इस फैसले पर ट्वीट करते बताया कि पाबंदी से कोई तब्दीली नहीं आएगी और इससे मसाइल का हल ही होगा। रात देर गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात भी आना शुरू हुए, और इस सब के बीच में PDP से लेकर दूसरी जमातों ने भी इस पर बयान देना शुरू किया। और कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर अली मोहम्मद सागर ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इस तरह के इक़दामात से जम्मू कश्मीर के हालात में कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। उन्होंने लिखा कि हुकूमत को अजनबियत के बजाय मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये ट्वीट्स का सिलसिला रात देर गई या सुबह सुबह चलता रहा, लेकिन बाद दोपहर श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद 2 तंजीमों या 2 जमातों पर पाबंदी आयद करना और उसकी मजम्मत करना था। उन्होंने बताया कि एक तरफ मीर वाइस को Z+ सिक्योरिटी मरकज़ी सरकार फराहम कर रही है, वहीं उनकी जमात पर पाबंदी आयद कर रही है। ये कौन सा है? और महबूबा मुफ्ती ने इसके पीछे
ब्लैकमेलिंग की बात भी करते हुए बताया कि उन्हें खदशा है कि कहीं इन सरबराहान को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा है और इन्हें जो जिस तरह के मेन स्ट्रीम की वो बात की जाती है उसमें डालने के लिए उन पर एक प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जब जम्मू कश्मीर में ताकत के बजाय हीलिंग टच की ज़रूरत थी, उस सब के बीच में ताकत का बेजा इस्तेमाल यहाँ के सियासत, यहाँ के हालात के लिए एक कारी ज़रब भी हो सकता है। और महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजम्मत करते हुए बताया कि सवाल उठते हैं और सवाल जो उठते हैं वो दिल्ली की पॉलिसी पे उठते हैं। ज़रा सुनिएगा महबूबा मुफ्ती का। नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन कर दी है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती। एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती, ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन अंदाज़ा है, महबूबा मुफ्ती बताई थी कि कहीं न कहीं कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात तो नहीं है, क्योंकि पिछले ही महीने या यूँ कहीं कुछ ही दिन पहले मीरवाइज को Z+ सिक्योरिटी भी फराम की गई। तो सवाल महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में उठा रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आज तनकीद के दायरे में रखा। यूजुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके दायरे में रहता ही रहता है, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते उन्हें बताया कि इंतखाबात हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई और उसके बाद उम्मीद थी कि कुछ हालात बदलेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसके बरक्स हो रहा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए था, जो सरकार को करना चाहिए था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी किए हुए बैठी है, एक तरह से सरेंडर किए हुए बैठी है। आखिर कब तक ये सरेंडर वाली पॉलिसी चलेगी, कब तक ये खामोशी चलेगी? बात तो करनी पड़ेगी, सरकार में होते हुए जवाब तो देना पड़ेगा। ये महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया। अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचे थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज उठा सकते हैं, मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज्यादा जो है ये मामला और ज्यादा संजीदा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बता रही थी कि कन्फ्रंटेशन नहीं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पे बात तो करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में उनको बात करनी चाहिए, सरकार का काम यही होता है, ये बता रही थी महबूबा मुफ्ती। लेकिन कई और मुद्दे जो हैं या यूँ कहीं कई और सियासी जमातों लीडरान ने आज इस पर बात भी की, और बात करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, बात करने वालों में कांग्रेस भी थी और वहीद रहमान पर आप तस्वीर में देखते हैं असम्बली में आज इन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन सवाल उठाया नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद वहीद परा ने मीडिया से भी बात की और पूछा कि आखिर जवाब क्या है, और यही जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने भी उठाया। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी MLA भी हैं और इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, और उन्होंने आज जम्मू में मीडिया से असम्बली सेशन के दौरान वक्फे के दौरान बात करते हुए मीडिया से बताया कि जो ये नॉर्मल सी का यहाँ दावा किया जाता है, यहाँ चर्चे किए जाते हैं, बताया जाता है कि सब ठीक ठाक है, तो फिर ये फैसले जो हैं ये किसकी अक्कासी करते हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का एक साउंड बाइट और उसके बाद आपको दूसरे साउंड बाइट भी सुना होना चाहिए। हमारा हर कदम होना चाहिए रिकन्सिलिएशन की तरफ, अमन के लिए, अमन की सिमत में। और ये जो कदम है ये एक पीछे की तरफ कदम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जिस सफ़र पर हम चल पड़े हैं, जो हमारा एक नॉर्मल सी का जो नॉर्मल का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव की बिल्कुल ये तकज़ीब करता है। जो ये दावा था कि जो मार्केट किया गया था 5 अगस्त 2019
नॉर्मलसी का नैरेटिव जो दावा है उसकी नफ़ी हो रही है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी बता रहे थे, एमपी रह चुके हैं, एमएलए पांपोर इस वक्त हैं, जम्मू कश्मीर की असम्बली चल रही है और उसमें आज इस पे बात वही पर ने की थी लेकिन बात बढ़ नहीं सकी, मामला एक तरफा रखा गया। लेकिन सबके बीच में कांग्रेस के एमएलए निज़ामुद्दीन भट्ट जो बांडीपोरा से ताल्लुक़ थे, उन्होंने भी आज इस पे सवाल उठाते हुए बताया कि ये जो मामला है ये कहाँ की तरफ जाता है, ये तरीक़ेकार कौन सा है, ये मुनासिब नहीं है। निज़ामुद्दीन भट्ट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के रुकन शेख खुर्शीद ने भी बताया कि ऐसा दुरुस्त नहीं है, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा तभी यहाँ अमन कायम किया जा सकता है। ये जम्मू में असम्बली सेशन के दौरान मुख्तलिफ मकतब हाई फ़िक्र के लोग या यूँ कहें एमएलए जो है वो अपनी अपनी राय दे रहे थे और कल अवामी एक्शन कमेटी के साथ साथ दूसरी जमात यानी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो पाबंदी आयद की गई है उस पर अपना रद्द अमल दे रहे थे। ज़रा निज़ामुद्दीन भट्ट को सुन लेते हैं। गलत है, पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस है, उसके बाद इस तरह के इक़दाम आवाम में एक रोष पैदा कर सकते हैं जिसके लिए पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चली वो इतने साल, उसके बाद इलेक्शंस के बाद ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं था। एक बात इसमें ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ किसी ऐसे इक़दाम में जो आप देखते हो सख्तगीर इक़दाम है उसमें ट्रायल ही नहीं लगता, जुडिशरी का रोल ही ख़त्म हो गया है, तो वॉइस कौन सी रहेगी। निज़ामुद्दीन भट्ट कांग्रेस के एमएलए हैं और बांडीपोरा से इंतखाबात जीत के असम्बली में पहुंचे हुए ये तस्वीर का एक रुख और बता रहे थे कि सरकार के होते हुए ये इस तरह के फैसले सरकार से बिना मशवरा किए होना शायद कुछ और इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन सरकार के होते हुए कुछ और भी हुआ है। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर में शराब के ख़िलाफ़ अवामी महाज गर्म होता जा रहा था। पीडीपी के लीडर फयाज़ मीर ने असम्बली में बाज़ाब्ता तौर पर प्राइवेट मेंबर बिल भी लाई थी और फयाज़ मीर की उसी बिल के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसान परदेसी और अवामी इत्तेहाद पार्टी यूके इंजीनियर रशीद के ब्रदर खुर्शीद शेख ने भी बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली में एक बिल लाई। और कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी के दो बड़े लीडर जिनमें दरख्शां इंद्राबी और उसके साथ साथ जम्मू से उनके बड़े लीडर ने इसका सपोर्ट भी किया था और बताया था कि जम्मू कश्मीर कुल मिला के दुनिया में कहीं शराब नोशी नहीं होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर तो ख़ास से ख़ास है और उस पर पाबंदी होनी ही चाहिए। और इसके हवाले से पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पे सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू की। आवाम के कई हलकों से खबरें आ रही थी कि पाल माजी में ना हुआ, अब तो ज़रूर होगा, शराब पे पाबंदी आयद होगी। लेकिन आज सुबह ही सरकार का हुक्मनामा या सरकार के ऑर्डर्स बाज़ाब्ता तौर पर एक्साइज महकमे के सरेआम या यूँ कहें सोशल मीडिया, चूँकि सरेआम ही हो जाता है आज, तो सोशल मीडिया पर खूब बहस बन रहे थे और इसमें सबसे बताया जा रहा था कि कुछ और दुकानें शराब की, और ये दुकानें जो हैं वादी कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, थोड़ा सा जम्मू का हिस्सा ज़्यादा मिला है और 90 में जो नई 83 यानी 83 दुकानें शराब की जो नीलामी हो रही है उनमें जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी। लेकिन इससे सबसे अहम जो पहलू है, शहरी ख़ास शहरी श्रीनगर यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर में भी 7 दुकानें खोली जाएंगी। सोनमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बारामूला, उड़ी और कुपवाड़ा चूँकि बॉर्डर एरियाज़ हैं तो वहाँ की बात तो अलग है। वहाँ पे दुकानें की नई दुकानों की नीलामी का बाज़ाब्ता तौर पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन ये एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले से महकमा ख़जाना की एक्साइज पॉलिसी भी बोलियाँ जो ऑक्शंस हैं वो तलब कर रहा है। तो महकमा ख़जाना जो है वो आपको याद दिलाते चले उमर अब्दुल्ला की सरबराही में कायम हो रहा है और बाज़ाब्ता तौर पे अब नई शराब की दुकानें जो हैं उनको ऑक्शन होंगी और इसमें शहर ख़ास में भी शराब जो है, जहाँ एक तरफ हम मनशियात और इस तरह की वबाओं से बचने और बचाने की तरगीब देते रहते हैं, वहीं हर गली नुक्कड़ पर अब शराब की दुकान, शहर ख़ास में शराब की दुकान, शहर आम में शराब की दुकान, यूँ हर बच्चे से लेकर बड़े तक जब एक्सेस रहेगी शराब की दुकान की तो शराब आम भी हो सकती है। और शराब के बारे में दुनिया जानती है कि होश हवास से बेखबर कर देती है और जब होश हवास ना हो तो आप बेखबर आदमी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जिसको अपनी खबर नहीं वो दूसरे की क्या खबर रखे। ये एक खबर है, लेकिन दूसरी खबर और एक भी है, ये कश्मीर की विरासत की खबर है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की ना सही उनकी नीलामी तो पहले ही हो चुकी है, अब हमारी उस हेरिटेज की, उस विरासत की नीलामी भी होने जा रही है, जिसे हम गुलमर्ग में भी कहते हैं, जिसे हम श्रीनगर में भी कहते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं श्रीनगर में सेनेटूर होटल की नीलामी का अमल भी सरकार ने शुरू कर दिया है और सरकार के दावे या आदाद शुमार बता रहे हैं कि इस नीलामी से सालाना 44 करोड़ रुपये
रियासत जम्मू कश्मीर को आमदनी में यूटी जम्मू कश्मीर को आमदन हो सकती है। और बाज़ाब्ता तौर पे इस हवाले से सरकारी दस्तावेज़ात जो हैं उस हवाले से ये भी है। खबरें हैं कि श्रीनगर के टट्टू ग्राउंड को भी कोड़ी के दाम बेचा जाएगा और पहलगाम गाफ क्लब भी अपनी मौत आप मारा जाएगा। जम्मू कश्मीर की कई अहम सरकारी इमलाक या जम्मू कश्मीर की आवाम की इमलाक की नीलामी उस वक्त हो रही है जब बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को मालियाती चैलेंजों का सामना है। और यहाँ पर इस वक्त ये भी कहा जा सकता है कि रियासी में जो लिथियम खान है उसके ब्लॉक्स की भी नीलामी होने जा रही है और उसके साथ साथ उससे 100 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी हो सकती है। और ये सब कुछ जो है असम्बली में भी आज बताया गया और इस हवाले से बताया जाता है कि वजह यही बताई गई कि जम्मू कश्मीर को 1,25,000 रुपये का करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन ये 1,25,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा ये किसने लिया है, कैसे लिया है, इस हवाले से कोई वाइट पेपर कभी भी सामने नहीं लाया गया। वाकई में अगर 1,25,000 करोड़ रुपए हमारे पास कर्जा है, हम पे कर्जा है, तो एक कर्जा का जो पैसा लाया गया कहाँ पे खर्च किया गया, किसको दिया गया, इस हवाले से लोग जानना चाहते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि आप सेंटूर वगैरह तब बेचो जब पहले का हिसाब दे दो। और बात जब हिसाब की तो मुलाजमीन भी हिसाब किताब में लगे हुए हैं। कैजुअल डेलीवेजर्स पिछले 24 घंटों के दौरान जब से जम्मू कश्मीर की असम्बली में कैजुअल डेलीवेजर्स के हवाले से एक कमेटी बनाने की बात चली है तो वो तब से हिसाब किताब लगा रहे हैं कि वो इतने दिन इस साल भर्ती हुआ, इस साल ये हुआ, इस साल ये बढ़ा, आगे 6 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी तो ये होगा। यानी उम्मीद की एक किरण जागी है। और श्रीनगर में आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी जो सरकार का फैसला हुआ है कमेटी बनाए जाने का उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकार भी किया। और इसमें पार्टी के या यूं कहें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरान में वजाहत दुरानी और डेलीवेजर्स फोरम के सदर सजाद परे ने मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला की बनाई गई कमेटी का फैसले का शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि उम्मीद है कि सरकार जल्द अज जल्द जो है कमेटी जो बनाई गई है वो सरकार को अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी। ताहम कमेटी को वक्त देने की बात भी मुलाजिम लीडरान ने तो कह डाला, लेकिन साथ में बताया कि तब तक मिनिमम वेज एक्ट भी लागू किया जा सकता है। ये श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा खुलासा भी। सारी कमेटियां देखी है, उमर सरकार में भी हमने देखी है। जब उमर अब्दुल्ला साहिब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कैबिनेट सब कमेटी बनी, रहीम रथर साहब उसके प्रेसिडेंट ये थे, चेयरमैन थे। उसके बाद में SRO 52 भी आया। तो हमें उम्मीद है कि इस बार वैसा कुछ नहीं होगा। जो कमेटी बनी है वो बराए नाम नहीं होगी, बल्कि वाकई में वो 2-3 महीनों में ही अपनी रिकमेंडेशन देगी ताकि सरकार के लिए कोई रास्ता बने और हमारे जो डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, सीजनल है, जितने भी लोग हैं, लैंड ओनर्स है, वो सारे रेगुलर हो जाए। इस सिलसिले में हमने अपना एक इजलास बुलाया था, उसमें हमने गौर फिक्र की और हमने भी एक कमेटी बनाई है, 6 रुकनी कमेटी, जो डेलीवेजर्स और डेलीवेजर्स फोरम और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की मुश्तरका कमेटी होगी अक्रॉस यूटी और JNK। चलिए, ये तस्वीर के एक बजट के बाद सरकार का फैसला, उस पर बजट के दौरान, बजट इजलास के दौरान सरकार का फैसला कमेटी बनाए जाने का, उस पर मुलाजिम तंजीमों का शुक्रिया और उम्मीद। लेकिन उम्मीद संगरवानी के लोगों को थी और उम्मीद थी कि इस बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया उनके इलाके को टूरिस्ट मैप पर लाएगी। लेकिन टूरिस्ट मैप पर न लाने को लेके इलाके के लोगों में बरहमी का इज़हार किया जा रहा है और बताया जाता है कि इंतखाबात के दौरान सियासी जमातों ने उनसे वादा किया था कि संगरवनी को सयाहत के नक्शे पर लाया जाएगा, इसे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन इस बजट में संगरवनी का नाम तक न होना इस बात की अक्कासी करती है कि वो जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो सब शराब थे, सब खाली खोली दावे ही थे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। और उनने एक बार फिर आज सरकार को संगरवनी के इलाके में बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ टूरिस्ट मैप पर लाने की बात करने की गुजारिश भी की था। तो जो भी आता था, चाहे वो नेशनल का था, चाहे PDP का था, चाहे कौन सी पार्टी का भी था, कोई सी भी पार्टी का था, वो ये कहता था कि मैं, आप हमें वोट दीजिए, मैं इसको टूरिज़्म में कन्वर्ट करूँगा, मैं टूरिज़्म को यहाँ पे लाऊंगा। और उसके बाद और नाजरीन, ज़रा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के हंदवाड़ा का रुख भी करते हैं। खुदा करके हंदवाड़ा की किस्मत बदली थी। हंदवाड़ा में डिग्री कॉलेज GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो बनाया गया, ऑर्डर दिया गया, लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किस तरह से हो रहे हैं, वो काम किस तरह से हो रहे हैं, वो रफ्तार जो है वो सबके सामने है। और फिर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का, मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे
नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग जो GMC अनंतनाग बारामूला में इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं और उसके बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या सही इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस चीज़ को लेकर आज प्रिंसिपल GMC हंदवाड़ा ने मीडिया को यकीन भी दिलाया कि नई अस्पताल की इमारत 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसके बाद बड़ी हद तक ये मामला जो है हल हो जाएगा। बहुत अरसा हो गया कि हम ये देख रहे हैं कि हंदवाड़ा एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा जो है या हंदवाड़ा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मेस में है। तो इस बारे में हमने बहुत बार चाहे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल GMC हंदवाड़ा है उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम जो हमारे पास इस टाइम जो बुनियादी ढांचा हमारे पास है तो कम से कम उसको लाया जाए। कि जो हमारी यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो पुरानी थी तो वो डिसमेंटल हो गई, तो उसके इवज़ में हमें एक बिल्डिंग हाउसिंग की है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है जिसमें हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी है जो R&B बना रहे हैं टीचिंग हॉस्पिटल को। और नाजरीन आपको बता दें कल ही ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, 2 दिन पहले ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया और ख़वातीन को बावकार बनाने के लिए कल दावे भी किए गए, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर दावे भी किए गए। लेकिन हमारे महकमे तालीम में कुक के पोस्ट पर काम करने वाली ख़वातीन और उनका हल अहवाल योमिया यानी पर डे उनको 33 रुपये दिए जाते हैं। दुनिया जहां में कहीं पे भी लेबर एक्ट जो है उसके मुताबिक भी रोज़गार फराहम किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और ख़ास में किस तरह से एक लूट मची हुई है, इसको लूट ही कहा जा सकता है कि खातून उससे दिन भर काम के लिया जाता है और बाद में 33 रुपये दिए जाते हैं। वो 33 रुपये जो उसी स्कूल में काम करने वाला टीचर सुबह सुबह अपने बच्चे को पॉकेट मनी उससे ज़्यादा देता है, उसका बस किराया उससे ज़्यादा लगता है, वो बच्चे का उससे ज़्यादा खर्चा, लेकिन उस बच्चे को सही पढ़ाई कराने वाली उसके लिए खाना बनाने वाली को 33 रुपये मिलते हैं। और ये मामला जो है आज काजीगुंड में ख़वातीन ने उठा के रखा हुआ था और ख़वातीन बता रही थी कि ये 33 रुपये से क्या हो सकता है। और सकीना ये तो कोई नाम लेकर बता रही थी कि वो ख़ुद खातून हैं, वज़ीर हैं और समझती हैं ख़वातीन के मसाइल, तो वो एक बार समझें उनके मसाइल क्या हैं और इस पर बात करें। स्कूलन मन एज कुक काम करान तनख्वाह मिलान खास टोटल रेतस दिवान 900 तिम तक वक्त पे त्रावान वरियस मन 2 लटि तनख्वाह तरन फिक्री त्रिक रात न कह या 2300 रुपये तरन फिक्री सह 3 रेत सह 2 रेत कि सह 3 रेत सोन आलो बोजान कहें सुबह पन बाल बच त्रावान गर पन गर सन त्र स्कूलन मन गम करान शुरन वातान तन। और नाज़रीन आपको बताते चले, मैं बताना भूल गया, उमर अब्दुल्ला ने भी आज मीडिया स्टेटमेंट दिया और उमर अब्दुल्ला ने ये जो पाबंदी लगाई गई है 2 तंजीमों उस पर बताते हुए उन्होंने बताया कि मैंने नहीं देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कोई ऐसा स्टेटमेंट, माफ़ कीजिएगा मीरवाइज ने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे मुल्क को खतरा हो। उमर अब्दुल्ला का ही सुन लेते हैं। Committee has been banned, headed by the Mirwais Umar Farooq. Can we say it is because he was the first person who raises the voice against the vulgar fashion show happened just few days back, unfortunately during this Ramadan in Gulmarg? नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक में कभी रहे नहीं, और वैसे भी अगर आप देखें तो फिलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं। मीडिया के नुमाइंदे गुलमर्ग में उमर अब्दुल्ला थे और गुलमर्ग में आज उन्हें सिक्की के भी बड़े मज़े लिए, लेकिन आपको बताते चलें मीडिया से गुलमर्ग में मीडिया के नुमाइंदे ने सवाल पूछा था क्योंकि गली नुक्कड़ में बात की जा रही थी कि कल जो शराब इवेंट गुलमर्ग में हुआ था, माफ़ कीजिएगा जो फैशन शो हुआ था, जो इवेंट हुआ था, उस पर सबसे पहले मीरवाइज ने तनकीद की थी, ट्वीट किया था और उसके बाद बताया जाता है कि मीरवाइज को आमतौर पे गली नुक्कड़ में बताया जाए मीरवाइज को सबक सिखाने के लिए बैन वगैरह मिल लिया। उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया था और उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ, और साथ साथ उन्होंने बताया कि जब से वो जेल से बाहर आए तो मैंने उनका कोई ऐसा बयान नहीं देखा जिससे ताहम उनके साथ मामला शेयर नहीं किए गए। लेकिन चलते चलते ट्रेन टू पाकिस्तान, याद होगा आपको पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर में कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को
ट्रेन को अगवा किया गया। फिल्मों में देखा जाता था, फिल्मों में ट्रेन वगैरह अगवा की जाती हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। लेकिन पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि वहाँ 400 मुसाफिर लेके ट्रेन को अगवा किया जाता है और फिर पाकिस्तान की फ़ौज का दावा है कि उन्होंने 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। 150 के करीब यरगमाली जो उनमें ट्रेन में थे उन्हें बचा लिया गया। लेकिन अभी भी खबरें हैं, पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि दहशतगर्द खुदकश बम्बार जो हैं उनने लोगों को डाल बना के अगवा कर रखा है और यरगमाल बना रखा है। और इन यरगमालियों को ने खुदकश दहशतगर्दों ने जो खुदकश जैकेट्स पहनी है, इन्होंने कुछ लोग हैं उनको भी पहना दिए हैं और ट्रेन पर फायरिंग भी कल हुई है। कुल मिला के देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर के गुरकों का ये सारा कुछ हो सकता है। असल में क्या कुछ सूरत हाल है रब जानता है, लेकिन लोग शक शुबात में कि ख़ुद पाकिस्तान की फ़ौज अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए, फ़ौज नहीं बल्कि पाकिस्तान के 2-4 जनरल जो है जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना रखा है और जो दूसरों को यहूदी एजेंट कहते हैं, पाकिस्तान में जो कुछ पिछले 3 सालों के दौरान कर चुके हैं वो यहूदियों से भी बदतर वाला काम है और वो दुनिया जानती है कौन सा काम है। लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी एक्सपेक्ट है, क्योंकि अक्ल के बग़ैर मुल्क है, अक्ल के बग़ैर लोग हैं और अक्ल के बग़ैर वहाँ के इक़्तिदार पे लोग हैं। देख रहे थे आप दिन भर सनम के साथ रात 9 बजे का हमारा ख़ास प्रोग्राम लज़्ज़त मसालों के ताउन से। अभी बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।